हाय हेलो स्टूडेंट। मैं चंचल नगाइच। जैसा कि सीरीज चल रही है 9 to 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नाउ बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। जैसा कि कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, कुछ भाषा और लिपि का परिचय हमने पढ़ा था सामान्य, उसके कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैं आंसर बता रही हूँ, आप चेक कर लें। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है। राजस्थानी की बोली नहीं है तो अवधि नहीं है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है। गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी की, देवनागरी नहीं। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी स्वरूप से निकली है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम जिसके माध्यम से अपने विचार, अभिव्यक्ति, संस्कृति का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कौन कौन से दो रूप होते हैं? भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा का विस्तृत क्षेत्र होता है, भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, भाषा का निश्चित शब्दकोश होता है, भाषा में साहित्य लिखा जा सकता है। लेकिन बोली का कोई क्षेत्र निश्चित नहीं होता, मतलब सीमित क्षेत्र में, निश्चित तो होता है लेकिन सीमित क्षेत्र होता है भाषा का, बोली का। बोली का कोई व्याकरण निश्चित नहीं होता, शब्दकोश निश्चित नहीं होता, और साहित्य रचना कभी होती है कभी नहीं होती। साहित्य रचना बोली में नहीं होती अक्सर। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम तो आप को कल मैंने बता ही दिए थे। बांगरी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, ये सारे क्या है? हिंदी की बोलियों के नाम हैं। जैसे पहाड़ी में बताया था मैंने आपको, कुमाऊनी, गढ़वाली, मैथिली, मगही, ये सब क्या हैं? ढूंढारी, मारवाड़ी, मराठी, मराठी नहीं, मराठी तो अलग भाषा है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, ये सब क्या है? कन्नौजी बोली, ये सब इसके बोली के विभिन्न नाम हैं। लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के नियम, निश्चित नियमों में बांधना व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को निश्चित नियमों के अनुसार क्रमबद्ध करना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, 3 विभाग हैं व्याकरण के। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर है हमारा वर्ण विचार और अक्षरिक खंड। क्या है? वर्ण विचार और अक्षरिक खंड।
भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे एक शब्द है पीला। अब पीला के टुकड़े आप कर सकते हैं, पीला शब्द को तोड़ सकते हैं, पी प्लस ला में, ये जैसे पीला, पीला आपने ये है ना। तो इसी प्रकार अब पी और ला को भी तोड़ सकते हैं, प प्लस ई में और ला ल प्लस आ में। अब यदि प ई ल आ का भी हम टुकड़े करना चाहें तो ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि पा को तोड़ दें, ई को तोड़ दें या ला को तोड़ दें, आ को भी तोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ध्वनि क्या? वर्ण। वर्णों को ध्वनियाँ कहा है। जो निकलती है हमारे मुख से, ध्वनि निकलती है, उसी को वर्ण कहते हैं। और वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। पहले हम वर्णों का मेल करते हैं तो शब्द बन जाता है, शब्दों का मेल करते हैं तो वाक्य बन जाता है और वाक्यों के मेल से भाषा निर्मित होती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। वर्ण क्या है? भाषा का मूल आधार है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों एवं लिपि चिन्हों के रूप में किया जाता है। आया समझ में? वे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। मौखिक भाषा की अगर आपसे पूछे कि मौखिक भाषा की छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। और सम्मिलित रूप से ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या ध्वनि, कुछ भी लिख सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हों, वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं, अ ई उ औ रे रे ए ऐ ओ औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। अ ई उ मूल स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ऋ का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। अब क्या करते हैं? अब हम रे कोई नहीं लिखता, अधिकांशतः हम बोलने में तो यही बोलते हैं री। इसको हम री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री, है ना। इसको हम रे कोई नहीं बोलता, अब री बोलते हैं। री के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण, कुछ एकमात्र शब्द ऐसे रह गए हैं जो लिखने के लिए री प्रयोग होता है, नहीं तो री बोलते हैं अधिकांशतः। इसका उच्चारण री होता है। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? 2, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर के 2 भेद होते हैं।
ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? जो अपेक्षाकृत कम समय लेते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ कही जाती हैं। इनको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। निर्विवाद रूप से ये 11 ही हैं, कोई विवाद नहीं है। स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, रे। और बाकी सारे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर वे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जितने टाइम में बोले जाते हैं उनसे दुगना, मूल स्वरों से दुगना समय, मूल स्वरों से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग्रेजी का अ स्वर भी हिंदी में प्रयोग होने लगा है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉटेज आदि शब्द लिखते हैं ना, तो उसमें ये अंग्रेजी की आगत ध्वनि ओ का प्रयोग होता है। ये स्वर है लेकिन हिंदी में अभी गिना नहीं जाता, ये आगत ध्वनियों में गिना जाता है। व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको हम बिना स्वरों के बोल नहीं सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर ध्वनियों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या, मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, स्वर के साथ नहीं होते। मूल रूप से तो स्वर रहित होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं तो उन्हें आ के साथ बोलते हैं, क्योंकि बिना स्वर की सहायता के हम उन्हें बोल नहीं सकते। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव यानी कि उच्चारण स्थान से बाधित होती है। किसी न किसी मुख के अवयव से, उच्चारण स्थान से हमारी श्वास वायु टकराती है और वो उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए बिना अ की ध्वनि के हम इन व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर सकते। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे प का उच्चारण करने पर प प्लस आ सुनाई देता है ना। प कुछ भी बोलो, ब, छ, ज, आ पीछे से सुनाई देगा ना। अतः सहायता से ही उच्चारित होते हैं, बिना सहायता के व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं होते। हल चिन्ह क्या है? व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। अगर किसी भी स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह को लगा दिया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, तो उसके अर्ध रूप में प्रयोग होने का भान होता है। मतलब अगर आप किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा देंगे या खड़ी पाई होने पर उसकी खड़ी पाई हटा देंगे, तो वे आधा हल चिन्ह, उसको आधा व्यंजन कहेंगे, वो आधा व्यंजन कहलाएगा, स्वर रहित व्यंजन। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण, ण। 2 बार ढ ढ है। वही मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बिंदु वाला और एक बिना बिंदु वाला। ये
एक तो इनमें बिंदु वाला और एक बिना बिंदु वाला। एक तो ऐसे लिखते हैं और एक सादा ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं। ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह। स्वरयुक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। अब स्वरयुक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण। कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान की सहायता से बोला जाता है। आप देखिए, ऐसी सारणी, इस सारणी का स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। अगर आपके पास बुक है तो बुक में अंडरलाइन करें, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लें, बाद में नोट कर लेना। क वर्ग और आ। क वर्ग, वर्ग से मतलब क ख ग घ ङ, ये सभी पांचों व्यंजन क वर्ग के पांचों व्यंजन। और अ और विसर्ग। विसर्ग जानते हैं ना आप, ये विसर्ग दुख में जो लगाते हैं, प्रातः में जो लगाते हैं। और ह। क वर्ग अ ण, क ख ग घ ण विसर्ग और ह वर्ग ह। ये सब इनका उच्चारण स्थान कंठ। और इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, कंठ है। इन ध्वनि चिन्हों का नाम क्या है, कंठ है, जो कंठ से उत्पन्न हुई हैं। अब तालु, दूसरा उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु में च वर्ग ई च छ ज झ य और श। तालव्य श, तभी तो कहते हैं इससे तालव्य श, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। ये सभी व्यंजन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन। च वर्ग के सभी ई य और श। अब मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाले ट वर्ग ट ठ ड ढ ण और ये भी, ये दोनों भी, और री और श और र, मूर्धन्य श, इसीलिए इससे मूर्धन्य श कहते हैं। और र, इन सभी को क्या, इन सभी ध्वनियों को मूर्धन्य कहते हैं। इसी प्रकार त वर्ग दांत की सहायता से, किससे बोला जाता है, त वर्ग दांत की सहायता से। कौन सा, त वर्ग और ल और श, त थ द ध न और ल और श, ये सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, दंत्य। इसी प्रकार आगे चलें। ओष्ठ, ओष्ठ की सहायता से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, ओष्ठ की सहायता से प वर्ग, जो प वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, प फ ब भ म और उ ऊ। प उ, ये तो स्पष्ट पता चल रहा है ना, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाते हैं ये। इसी प्रकार कंठ और तालु, इन दोनों की सहायता से ए और ऐ। कंठ तालु की सहायता से ए और ऐ। कैसे, कंठ से हमारा बोला जाता है आ और तालु से बोला जाती है ई। अब अ और ई मिलाकर क्या बनता है, ए। अ और ई मिलाकर ए, अतः
आ का इसे बोला जाता है कंठ, और ई का इसे बोली जाती है तालु से। अतः उच्चारण स्थान भी सम्मिलित होगा, कंठ और तालु, कंठ और तालु। ऐसे ही व दंत और ओष्ठ से, व क्या है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। अ और उ इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या है, ओ। आ और उ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अतः आ और उ दोनों का सम्मिलित रूप ओ, तो कंठ और ओष्ठ से बना कंठोष्ठ। अब चलते हैं नासिक के व्यंजन की ओर। नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा। नासिक के व्यंजन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन। और कौन सा, ण, य, ण, न, म इनका उच्चारण स्थान नासिक के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। मतलब इनके सभी के साथ मिलकर होता है, अतः ये नासिक व्यंजन है। इनके स्थान पर हम अनुस्वार भी लगा दिया करते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल और व। ये चार व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। कौन से, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श, 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 ह। इन वर्णों का उच्चारण और उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। इन वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु यानी कि छोड़े जाने वाली वायु के घर्षण से, घर्षण करती है, हमारे द्वारा छोड़े जाने वाली वायु घर्षण करके निकलती है, तब इनका उच्चारण होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से और स, श और स बोलने में अंतर आ रहा है ना, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। आप बोलकर देखिए, तीनों में जीभ कैसे, पहले तालु से टच करते हुए बोलिए श, फिर श, स मूर्धा से टच करिए जीभ को, स। इसी प्रकार तीसरी बार दांत से टच करते हुए बोलिए स, स। बोलने में अपने आप आपको अंतर का आभास होगा। तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। पहले का तालु तालव्य सा, दूसरे का मूर्धा मूर्धन्य सा, और तीसरे का दांत यानी कि दंती सा। संयुक्त अक्षर चार होते हैं। कल भी पढ़ा था हमने ये कि संयुक्त अक्षर चार होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार आक्षरिक खंड क्या है, देखिए, क प्लस स प्लस अ बराबर छ, क प्लस स प्लस अ बराबर छ, छ। इसी प्रकार त प्लस र, त प्लस र प्लस अ बराबर त्र। इसी प्रकार ज प्लस अ प्लस अ बराबर ज्ञ।
इसमें हम अक्सर गलती करते हैं, इसको ग्या लिखते हैं, ग प्लस या लिख देते हैं, आधा गा बना देते हैं और या बना लेते हैं, है ना। ये ज प्लस अ प्लस अ, तो इसको हम क्या लिख देते हैं अक्सर, ग प्लस य लिखते हैं, जो कि गलत है। क्या होगा, ज प्लस अ प्लस अ, क्या होगा, ज्ञ। और बोलते भी गलत हैं ज़्यादातर, ज्ञ। श प्लस र प्लस आ, ये चौथा है, श प्लस र प्लस अ, श्र। इस प्रकार हमने चारों संयुक्त अक्षर पढ़ लिए। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण मैंने बताया ना भी ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार ग प्लस य प्लस अ ज्ञ की तरह अब होने लगा है, क्योंकि अक्सर ज्ञ ही बोलते हैं सब। अब क्वेश्चन आप अपने आप करें, कल मैं इनके आंसर्स बताऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ आंसर दें और मुझे बताएं। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि मैं अब कौन सी क्लास की हिंदी आपको पढ़ाऊं। मैं उसी किताब को आपको पढ़ा दूंगी। सो धन्यवाद दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्नों का और कल इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी जब आप मैच कर लें। आई होप सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। कल हम इनको सॉल्व करेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, कीप इट अप। धन्यवाद।